हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कल हमने प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था कि हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बट हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए। हमें ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? इसकी सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली तिथि है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये इसकी सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली तिथि है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक रही है। और ये हमें कैसे पता चलता है? जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें मिली हैं, अवशेष हुए या उपकरण हैं या फिर मृद भांड हैं, जो बर्तन वगैरह थे, तो इनकी कार्बन डेटिंग होती है। कार्बन डेटिंग मतलब ये होता है कि कार्बन डेटिंग के थ्रू हम चीज़ों की आयु बता सकते हैं ये कितने साल पुरानी है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ की हमें आयु का कैसे पता चलता है वो चीज़ कितनी पुरानी है। रेडियो कार्बन डेटिंग की एक मेथड है ये, जिसमें C14 को देखा जाता है। C14 मतलब कार्बन 14, जो कार्बन का ही एक आइसोटोप है। अब हम अपनी सिंधु घाटी सभ्यता पे आ जाते हैं। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ताम्रपाषाण काल से भी पुरानी है। जो मैंने कल ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियाँ बताई थी आपको, जौवरे संस्कृति, मालवा संस्कृति और आहार संस्कृति, उन संस्कृतियों से भी पुरानी थी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा विकसित थी। उनसे पुरानी होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा विकसित थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीकृत थी और कांस्य युगीन थी, इसीलिए इसको विकसित बोल रहे हैं, क्योंकि ताम्रपाषाण में तांबे का यूज होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वाले कांसा बनाना भी सीख चुके थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, वो कांसा बनाते थे तांबे को और टीन को मिक्स करके। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ सिर्फ तांबा यूज होता था उससे पहले ही कहीं पे कांसा बन के मतलब उसका यूज किया जाने लगा था। तो सिंधु घाटी की ये सबसे दो बड़ी विशेषताएं थी। एक तो वो नगरीकृत थी, उसके नगर बड़े बड़े थे, और दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था 1921 में वो हड़प्पा ही था। मतलब जो हड़प्पा था वो पहला ऐसा स्थल था जो खोजा गया था, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? जब इसके बहुत से नगर खोजे जा चुके थे, जैसे मोहनजोदारो हो गया या फिर हड़प्पा हो गया, चनहुदड़ो हो गया, काफ़ी जो जितने भी इसके 1500 स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं। तो ये जितने भी 1500 स्थल थे ये सिंधु घाटी के इर्द गिर्द थे, सिंधु नदी के इर्द गिर्द थे। ये सिंधु नदी के आसपास के एरिया में ही थे, या फिर थे भी थोड़े से दूर थे तो भी किसी न किसी नदी के किनारे थे। तो इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ये हमारे भारत की जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके पश्चिमोत्तर भाग में फैली हुई थी। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो पश्चिमोत्तर भाग में फैली थी। अब आपको पश्चिमोत्तर का कैसे पता चलेगा? अब सबसे पहले आप दिशाएं देखिए। ऊपर होती है हमारी उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण, इस तरफ है हमारी पूर्व दिशा, और यहाँ है हमारी पश्चिम। तो अब यहाँ हम जब भारत को देखते हैं, भारत को आप यहाँ रख के देखिए, तो ऊपर जो जम्मू कश्मीर का एरिया आता है ना, वो है हमारा उत्तर में, और दक्षिण में क्या है? केरल, तमिलनाडु। इसीलिए बोलते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक। ऐसे ही पूर्व में हमारे उड़ीसा वगैरह है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में है हमारे जैसे गुजरात। अब जब आप ये देखते हैं ना, अब कुछ बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? जो असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये जो 7 राज्य हैं इनको पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर और पूर्व दिशाओं के बीच के एरिया में है, बीच के एरिया में। ठीक है, जो राज्य दक्षिण और पूर्व के बीच में होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे ही जो पश्चिम और उत्तर के बीच का एरिया है इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर।
और यहाँ हमारी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि ये जो हमारी सभ्यता थी, अब ये पश्चिम उत्तर भाग में फैली थी, ये हमें पता है, लेकिन जो सबसे जब उत्तर में कहाँ तक फैली थी, ये उत्तर में मांडा तक फैली थी। मांडा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। और दक्षिण में ये फैली थी महाराष्ट्र में दैमाबाद तक। महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है वहाँ तक फैली थी। और दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। पूर्व में ये फैली थी आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे, यूपी में जो पड़ता है। और पश्चिम में ये फैली हुई थी सुतकांगेडोर तक। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। तो जो भी हमारे चारों हिस्से हैं, यहाँ इनके बीच में थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब बात आती है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर निर्माण योजना। जो उन्होंने नगरों का निर्माण कर रखा था वो काफ़ी विकसित तरीके से कर रखा था। उन्होंने नगरों के निर्माण में, मतलब नगर निर्माण उन्होंने ग्रिड की तरह कर रखा था। ग्रिड क्या होता है? जहाँ पे सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हों, मतलब समकोण पे काटती हों, ठीक है, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है। ये जो है, ये जैसे काट रखा है इन्होंने, ये है ग्रिड। तो उन्होंने बहुत ही एडवांस तरीके से ये चीज़ें कर रखी थी। अब जो नगर थे, उनके नगरों में दो हिस्से होते थे। एक हिस्सा होता था दुर्ग, जिसमें शासक वर्ग या धनी लोग रहते थे, और एक होता था निचला शहर। निचले शहर में जो व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए या फिर कृषक हो गए, ये रहते थे। तो जो दुर्ग का हिस्सा होता था वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता था और निचला हिस्सा थोड़ा नीचे होता था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए हैं उसमें यही द्विव्यवस्था है, मतलब दो तरह की व्यवस्था है, एक है दुर्ग और एक है निचला शहर। लेकिन सिर्फ एक ऐसा नगर था धोलावीरा। धोलावीरा जो गुजरात में है, सिर्फ वही एक ऐसा नगर है जहाँ जो शहर था वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग, एक निचला नगर और एक मध्यम नगर भी था। बाकी सारे जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वो 2 भागों में थे, लेकिन धोलावीरा का नगर था वो 3 भागों में बटा था। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर नगर बसे हुए थे, इन नगरों में पकी हुई ईंटों का यूज़ किया गया है। आपको बिल्कुल इसी के समकालीन, इसी के साथ में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र में थी, नील नदी के किनारे पर, मिस्र में और कुछ और हिस्सों में भी थी। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता थी वो एक साथ चल रही थी दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें भी हमें पकी ईंटों के साक्ष्य तो मिलते हैं, मतलब पकी हुई ईंटों का यूज़ तो कर रखा था, लेकिन हड़प्पा जितना नहीं कर रखा था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा मात्रा में पकी ईंटों का यूज़ है। मतलब जो घर बनाए गए थे, हर घर के लिए पकी हुई ईंटों का ही यूज़ किया गया है, सिर्फ कालीबंगा को छोड़ के। कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा जगह है। कालीबंगा भी एक नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो कालीबंगा में आपको कच्ची ईंटों के घर मिलेंगे, लेकिन वो जो ईंटें थी ना, उन पे वो अलंकृत थी, मतलब उन पे चित्र बनाए हुए थे। उन्होंने उसको सजा रखा था, ईंटों को सजा रखा था, लेकिन वो कच्ची ईंटों से थी। तो जो कच्ची ईंटें थी वो सजी हुई थी और उनसे घर बनाए जाते थे कालीबंगा में। और बाकी जितनी भी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें ईंटों को चित्रित नहीं किया जाता था, मतलब सजाया नहीं जाता था, उनको बस पका के फिर यूज़ किया जाता था। वो पकी हुई ईंटों का यूज़ था। तो इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वो कालीबंगा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मिला है हमें विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदारो से मिला है हमें। और ये दुर्ग के हिस्से में था। जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है ये है विशाल स्नानागार। ये 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.443 मतलब 2.43 मीटर गहरा। और इसका माना जाता है, इसका यूज़, जो ये विशाल स्नानागार है, इसका यूज़ धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। क्योंकि ये जो विशाल स्नानागार है इसके दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगाई गई हैं
और इसके बगल में कपड़े बदलने के लिए बहुत सारे कमरे थे। और ये जो इसके नीचे का फर्श है ये पक्की ईंटों का था। और इसके पास में एक कमरा भी है जहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं से पानी लेकर इस मतलब ये जो आप बाथ टब देख रहे हैं या फिर इसको स्विमिंग पूल लगा लीजिए, विशाल स्नानागार, इसमें पानी भरा जाता था। उस कुएं से पानी लेके इसमें भरा जाता था। और जब इसमें जो भी मतलब इनका धार्मिक अनुष्ठान या फिर नहाना या जो भी था ये पूरा होने के बाद इसी के अंदर एक नाली बना रखी है, वहाँ से पानी निकाल दिया जाता था। तो देखा जाए तो उस टाइम में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी ही बोली जाएगी, क्योंकि उसी टाइम पे ताम्रपाषाण काल में लोग कैसे रहते थे आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं। तो आप यहाँ खुद अंदाज़ा लगा के देखिए जो सभ्यता पहले थी वो इतनी एडवांस थी और उसके बाद की जो ताम्रपाषाण सभ्यता थी वो कैसी है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेस मिला है, विशाल स्नानागार। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत मिली है ना हमें, सबसे बड़ी इमारत, वो अन्न रखने का कोठार मतलब अनाज रखने का कोठार है। ये भी हमें मोहनजोदारो से ही मिला है। और ये कितना बड़ा है, ये 45.71 मीटर लंबा है और 12.23 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये हमें मोहनजोदारो से मिला जो सबसे बड़ी इमारत है, अनाज रखने का कोठार। तो ये जो कोठार है इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम अनाज की पैदावार उनके पास इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको अनाज को सुरक्षित मतलब इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े कमरे बनाए। तो पैदावार बहुत ज़्यादा थी। और जैसे ये बड़ी इमारत हमें मोहनजोदारो से मिली है, अन्नागार जो बोल सकते हैं इसको, अनाज रखने का कोठार, वैसे ही हमें हड़प्पा से भी मिला है। और ऐसे हमें मतलब हमें वहाँ पे मतलब एक बड़ा कोठार नहीं मिला, हमें वहाँ 12 इक्वल साइज़ के कोठार मिले हैं, जिसमें हर कोठार की लंबाई थी 15.23 मीटर और चौड़ाई थी 6.09 मीटर। तो जब इनका टोटल एरिया करके देखा जाता है ना, हड़प्पा के जो 12 कोठार मिले हैं इनका टोटल एरिया मोहनजोदारो के एक कोठार के इक्वल ही है। तो इसमें और उसमें फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर 12 बना दिए थे कमरे और वहाँ पर पूरा एक बड़ा हॉल था। अब जो हमें 12 कमरे मिले हैं वो कमरे जो थे उन कमरों के बाहर कतारों में ही 2 चबूतरे बना रखे हैं, लाइन में 2 चबूतरे हैं। और इनका अंदाज़ा लगाया जाता है यहाँ फसल साफ करी जाती थी पहले और उसके बाद फिर उन कमरों में उनको सुरक्षित रखा जाता था। अब फसल साफ की जाती थी ये कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर जो फर्श है उन फर्श की दरारों में हमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। और ऐसे ही कालीबंगा में भी ईंटों के चबूतरे मिले हैं, जिससे ये पता लगाया जाता था कि वहाँ पर भी मतलब ऐसे अन्नागार थे, अन्न रखने के लिए कमरे बनाए गए थे। तो इससे पता चलता है ये जो अन्नागार बनाए गए थे, ये मतलब अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाए गए थे, ये हड़प्पा का सबसे इम्पोर्टेंट अंग थे, पार्ट थे। तो ये हो गई हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। और नगर निर्माण में मैंने आपको ये बताया था कि दुर्ग है, एक तरफ दुर्ग होते हैं और एक तरफ निचला शहर। तो जो दुर्ग होते हैं ना उनको चारों तरफ दीवारों से उनकी किलेबंदी की जाती थी, घेराव किया रखा रहता था। लेकिन निचले शहर में कोई ऐसी किलेबंदी नहीं की गई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जल निकास प्रणाली। जो हड़प्पा की जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि हर मकान में बरामदे थे और बरामदे भी थे और साथ में स्नानागार मतलब नहाने के लिए अलग बाथरूम थे। और घरों का जो पानी था वो बह के सड़कों की नालियों में आता था और वो नालियाँ काफ़ी बड़े पत्थरों से ढकी रहती थी और उन नालियों का पानी आगे जाके मेन होल में गिरता था। और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इन चीज़ों की सफाई का ध्यान रखा गया था कि कहीं भी गंदगी ना हो, क्योंकि जो बाहर घरों के बाहर नालियाँ थी वो भी ढकी हुई थी और आगे जो मेन होल में जाके गिरती थी उस मेन होल को भी काफ़ी बड़े पत्थरों से ढका हुआ है। तो उस समय में इतनी सफाई का ध्यान और किसी सभ्यता में नहीं देखा गया जितना सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान हड़प्पा सभ्यता में देखा गया।
आज अगर हम उस सिंधु प्रदेश को देखेंगे ना, तो आज वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। लेकिन वहाँ के शहरों को देख के आप अंदाज़ा आराम से लगा लेंगे कि जो प्राचीन काल था ना, वहाँ बहुत उपजाऊ जगह थी, काफ़ी उपजाऊ प्रदेश था। लेकिन अब वहाँ सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, क्योंकि पहले वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा थी, इसलिए वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई तो उन्होंने लकड़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। लकड़ी के साथ साथ फिर उन्होंने चराई भी की, फिर खेती भी हुई। तो इस वजह से जब वहाँ की वनस्पति कम हुई तो उसकी वजह से वर्षा में भी कमी आई थी, मतलब बारिश भी बहुत कम होने लगी थी और फिर वहाँ पे थोड़ा सूखे के हालात हो गए। ये हम बाद में देखेंगे कि उसके पतन के क्या क्या कारण थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से लुप्त कैसे हो गई। उस समय में हर साल सिंधु नदी में बाढ़ आती थी। जो नील नदी मैंने आपको बताया मिस्र में थी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मिस्र है वहाँ पे नील नदी थी, उससे भी ज़्यादा जलोढ़ लेकर सिंधु नदी में बाढ़ आती थी। तो बहुत ज़्यादा जलोढ़ लेकर आती थी। और जलोढ़ क्या करता है, जलोढ़ मिट्टी एक उपजाऊ जगह देती है खेती के लिए, कृषि के लिए। तो जब ये बहुत ज़्यादा जलोढ़ लेके आती थी तो वहाँ इसीलिए सबसे ज़्यादा विकास हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। हमें बाढ़ का कैसे पता वहाँ बाढ़ आती थी, क्योंकि जो उसके पास के नगर थे उन नगरों की रक्षा के लिए दीवारें खड़ी की गई थी, पक्की हुई ईंटों की। अब उस टाइम खेती में क्या करते थे, उस सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा क्या उगाते थे, गेहूँ, जौ। ये गेहूँ और जौ तो सबसे इम्पोर्टेंट फसलें थी। ये दो तो मतलब उनका मेन जो फसल थी वो गेहूँ और जौ ही थी। और गेहूँ और जौ के साथ साथ क्या उगाया जाता था, राई, मटर, तिल और सरसों। और सबसे पहले अगर कपास उगाने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो सिंधु घाटी को ही दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले कपास सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाई गई थी और वहीं से उन्होंने सूती वस्त्र भी बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी तकलियाँ भी मिली हैं। तकलियाँ वो जो महात्मा गांधी के टाइम जो चरखा होता था सूत को काटने के लिए, तो वो भी बहुत सारे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कपास उगाने के बाद सूती वस्त्र तैयार करते थे। सूती वस्त्र का टुकड़ा भी मिला है। लेकिन चावल के हमें प्रूफ कहीं नहीं मिले, चावल का एविडेंस ऐसे हमें कहीं भी नहीं मिला जिससे ये पता चलता हो कि वो चावल भी उगाते थे। तो चावल सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी यूज़ में नहीं है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के। गुजरात में लोथल नाम की एक जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पोर्टेंट नगर था, वहाँ पर चावल के थोड़े बहुत साक्ष्य हैं। लेकिन और कहीं पर भी हमें चावल के कोई प्रूफ नहीं मिले कि चावल की खेती भी की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का यूज़ नहीं था। अब नेक्स्ट है हमारा पशुपालन, मतलब वो खेती करते थे, कृषि पे पूरी तरह डिपेंडेंट थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, फिर भी वो पशु पालते थे। और पशुओं में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते और बिल्ली तो स्पेशली, और गधे, ऊँट, और जो उनका सबसे ज़्यादा विशेष प्रिय बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो उनको पसंद था वो था कुबड़ वाला सांड। और वहाँ हमें घोड़े का यूज़ नहीं मिला, घोड़े के हमें कोई अवशेष नहीं मिले जिससे पता चलता हो कि घोड़े का यूज़ भी किया जाता था। अब हमें बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनका कैसे पता। जो खिलौने थे, हमें बहुत सारे खिलौने सिंधु घाटी की अलग अलग जगहों से मिले हैं और उनमें बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सब की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लेकिन घोड़े का ऐसा कोई हमारे पास अवशेष या प्रूफ नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि घोड़े का भी प्रयोग किया जाता था। सिर्फ एक जगह को छोड़ के, गुजरात में सुरकोटड़ा नाम की एक जगह है जहाँ घोड़े के हमें सिर्फ एक आध घोड़े के हमें अवशेष मिले हैं, लेकिन वो अभी मतलब थोड़ा डाउट में है कि वो उस टाइम के हैं भी या नहीं। और बाकी हमें कहीं से भी घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं और खेती में हमें चावल के अवशेष नहीं मिले कि चावल उगाया जाता होगा, नहीं था चावल। तो अब बात करते हैं शिल्प तकनीक की। जो वहाँ पे मतलब शिल्पकार थे वो कितने एडवांस थे। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, वो कांसे का प्रयोग करना जानते थे, तांबे और टीन को मिला के वो कांसे का यूज़ करते थे।
बट तांबा और टीन उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाता था, आसानी से अवेलेबल नहीं हो जाता था। तांबा वो अलग अलग जगह से मंगाते थे, जैसे बलूचिस्तान से या फिर राजस्थान के खेतरी की खदानों से, और टीन मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब आयात की जाती थी, खरीदी जाती थी अलग अलग जगह से। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, सोना खरीदा जाता था, मतलब सोने का आयात किया जाता था कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से। उसी तरह चांदी का भी यूज़ था, चांदी को मंगाया जाता था ईरान से और अफगानिस्तान से। लाजवर्द एक मणि थी, लाजवर्द मणि मंगाई जाती थी अफगानिस्तान के बदख्शां से। और ऐसे ही गोमेद पत्थर सौराष्ट्र से मंगाया जाता था, गुजरात के सौराष्ट्र से। सेलखड़ी को आयात किया जाता था बलूचिस्तान से और राजस्थान से। तांबा मैंने आपको बताया खेतरी राजस्थान से, ओमान और बलूचिस्तान। और टीन मंगाया जाता था ईरान से और अफगानिस्तान से। तो ये कुछ आयात की हुई मतलब ये चीज़ें थी जो वो खरीदते थे दूसरी जगह से। और फिर इन चीज़ों को मंगाने के बाद वो तांबे और टीन को मिलाते थे और फिर उससे कांसा तैयार करते थे, और उस कांसे से वो प्रतिमाएं बनाते थे, फिर और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो जो कांस्य शिल्पी थे उनका एक अलग ही स्थान रहता होगा उस टाइम में, क्योंकि वो बहुत अलग और यूनिक चीज़ थी। कांसे की प्रतिमाएं भी मिली हैं, बर्तन भी मिले हैं, हथियार जैसे कुल्हाड़ी, आरा, छुरा या फिर बर्छा, ये हमें कुछ हथियार मिले हैं जो कांसे से बने होते थे। सूती कपड़े का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे तकलियाँ मिली हैं। और वहाँ पे क्या काम होता था शिल्प में, मैंने आपको एक तो बताया जो कांसे का यूज़ करते थे शिल्पी, दूसरा जो सूती वस्त्र बनाते थे, तीसरा नाव बनाने का काम भी किया जाता था। क्योंकि जो व्यापार होता था वो समुद्र पार भी होता था। समुद्र पार कैसे होता था इसके हमें बहुत पक्के एविडेंस मिले हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों में साफ लिखा हुआ है मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध का। मेलुहा सिंधु सभ्यता का ही प्राचीन नाम था। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार संबंध थे। और मेसोपोटामिया में मतलब मेसोपोटामिया की जब खुदाई हुई है, मेसोपोटामिया सभ्यता की खुदाई में हमें हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी मोहरे भी मिली हैं। जो सिक्के या मोहरे यहाँ यूज़ की जाती थी वो भी वहाँ काफ़ी मात्रा में मिली हैं। ऐसे ही मेसोपोटामिया के अभिलेख में दो और जगहों का जिक्र भी किया गया है, एक है दिलमन और एक मकान। दिलमन जो बहरीन है, फारस की खाड़ी में है, और एक है मकरान वाला। मकन जो पहले बोला जाता था, आज वो जगह मकरान बोली जाती है। तो ये जो दो बीच के केंद्र थे। और उसके बाद आता था मेलुहा, मतलब मेसोपोटामिया से पहले सामान बहरीन जाता था, बहरीन से फिर मकरान जाता था, और मकरान से जाता था मेलुहा, यानी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के पास। तो इसीलिए इस व्यापार के लिए नाव और जहाज बनाने का काम भी किया जाता था। और काम था मिट्टी के बर्तन बनाने का। मिट्टी के बर्तन तो अलग ही विशेषता रखते हैं। उस टाइम के जो मिट्टी के चाक पे बर्तन बनाए जाते थे वो काफ़ी चिकने और चमकीले बनाए जाते थे, और उनको कलर किया जाता था, कलर करके उन पे पेंट भी किया जाता था। तो वो उन बर्तनों को ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनको कितनी अच्छी तरह से बनाया गया था। और वहाँ जो व्यापार होता था वो व्यापार विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था, मतलब चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी और ली जाती थी। वहाँ सिक्कों का यूज़, मुद्रा का यूज़ नहीं हो रहा था कि किस मुद्रा के बदले कोई चीज़ ले ली। वहाँ चीज़ के बदले चीज़ ली जाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और जो हमें बहुत सारी मोहरें मिली हैं उन मोहरों का यूज़ किया जाता था। जो व्यापार करते हैं तो वस्तुओं के ऊपर जो ठप्पा लगाया जाता था या फिर सील होती थी, उस सील के तौर पर उस मोहरों का यूज़ किया जाता था। पैकिंग वगैरह में तो पैकिंग के लिए मोहर का स्पेशली यूज़ किया जाता था। मोहर की बात करें तो वहाँ पे हमें अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। मतलब अब तक 2000 से भी ज़्यादा मोहरें प्राप्त हो चुकी है, जिनमें कुछ मोहर ऐसी थी जिन पे छोटे छोटे लेख के साथ एक सींग का जानवर, भैंस, बाघ, बकरी या हाथी की भी आकृतियाँ उकेरी गई हैं, मतलब बनाई गई हैं। ठीक है। एक मोहर हमें सबसे यूनिक मिली है जिसे
पशुपति महादेव की मोहर भी बोल रही हैं, क्योंकि इस मोहर में आप ये देख सकते हैं, इस मोहर में एक पुरुष देवता एक पद्मासन की ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और इसके सिर पर 3 सींग हैं। इसके चारों तरफ 4 जानवर हैं, हाथी, बाघ, एक गेंडा और भैंसा, और पैरों में 2 हिरण भी हैं। तो इसे पशुपति महादेव की मोहर बोला जाता है। और हमें हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें हमें मंदिर के एविडेंस कहीं नहीं मिले। हमें कोई भी मंदिर का स्ट्रक्चर अब तक नहीं मिला, या तो दुर्ग या फिर निचला शहर। ना दुर्ग में हमें ऐसा कुछ मिला, सिर्फ जो विशाल स्नानागार था जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए बताया जाता है, उसके अलावा वहाँ धार्मिक अनुष्ठान और मतलब शुद्धि के लिए नहाते होंगे, जैसे आज गंगा का यूज़ किया जाता है उस तरीके से। लेकिन उसके अलावा कहीं भी हमें मंदिर के एविडेंस नहीं मिले। हाँ, गुजरात के लोथल से हमें कहीं कहीं अग्निकुंड ज़रूर मिले हैं, वो भी सिर्फ गुजरात के लोथल से और कहीं से नहीं। 1500 के आसपास जो जगह खोजी गई हैं उनमें सिर्फ लोथल में कुछ अग्निकुंड मिले हैं, और कहीं भी ना हमें धार्मिक भवन या फिर कोई भी मंदिर नहीं मिला। लेकिन हमें एक बहुत बड़ी संख्या में मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली हैं, मतलब टेराकोटा की कुछ थोड़ी सी, ये देखिए जैसे आप इसमें देख सकते हैं साइड में, ये जो बनी हुई हैं ये टेराकोटा की हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं और इनको मातृदेवी की मूर्तियाँ बोलते हैं, और ये हज़ारों की संख्या में हमें मिली हैं। और एक मूर्ति में तो जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखा रखा है, इसको देख के बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी देवी थी और पृथ्वी देवी की ही वो पूजा करते थे। मतलब पृथ्वी की हो गई और जंगल की, जंगलों की, वनस्पति की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जैसे इजिप्ट में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता मैं बता रही थी, वहाँ पे नील नदी की देवी थी आइसिस की पूजा की जाती थी। उसी तरह यहाँ माना जा रहा है वो मिट्टी की जो प्रतिमा मिली है हमें, जहाँ जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखा रखा है, उसे पृथ्वी देवी की पूजा, मतलब पृथ्वी देवी की पूजा के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है कि उसको पृथ्वी देवी मानकर उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन हम ये नहीं जानते, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे ना, वो मातृसत्तात्मक थे, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे या नहीं, इसका हमें पता नहीं चलता। मातृसत्तात्मक का मतलब ये है कि जो भी मतलब वारिश होता था, अगला गद्दी का वारिश हो गया, या फिर मतलब जो ज़मीन होती है वो आगे उसका वारिस एक लड़की होती थी। तो ये मातृसत्तात्मक समाज होता था जिसमें वारिस एक लड़की को माना जाता था, ना कि एक लड़के को। और जैसा कि मैंने बताया, सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा करते थे, क्योंकि कुछ मोहरों पर वृक्ष के चित्र भी मिले हैं। और अगर साफ तौर पे कहा जाए तो जब तक हम जो सिंधु लिपि है ना, जो सिंधु के लेख मिले हैं, जब तक हम उन्हें पढ़ नहीं लेते और समझ नहीं लेते, तब तक हम इतना सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनके धार्मिक विश्वास का कि वो क्या करते थे और क्या नहीं। लेकिन इतना पता है कि हमें ना कोई मंदिर मिला है, ना कोई धार्मिक भवन मिले हैं। और अगर उनकी लिपि की बात करें तो उनकी लिपि मतलब लेखन प्रणाली पिक्टोग्राफ में थी। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है चित्राक्षर, उसमें चित्र भी थे और अक्षर भी, और वो 250 से लेके 400, मतलब 250 से 400 के बीच में चित्र और अक्षर हैं जो वो यूज़ करते थे। और उनके जो लिखने की कला थी ना, वो बुस्ट्रोफेडन थी, मतलब वो पहले ऊपर वाली लाइन लिखेंगे दाएं से बाएं, फिर नीचे वाली लाइन में बाएं से दाएं, फिर नीचे वाली लाइन में दाएं से बाएं, ऐसे सांप जैसे होता है ना, ऐसे जिगजैग वैसे। तो जिगजैग टाइप उनकी लिखने की शैली थी, तो इसको बुस्ट्रोफेडन बोलते हैं। और 250 से 400 के अराउंड वो चित्र और अक्षरों का यूज़ करते थे अपनी लेखन शैली में। नेक्स्ट है हमारा मापतोल। अब सिंधु घाटी सभ्यता में मापतोल का यूज़ भी किया जाता था। जब इतने बड़े बड़े हमें अन्न रखने के कोठार मिले हैं तो मापतोल की प्रणाली का भी यूज़ होता होगा, क्योंकि हमें वहाँ से बाट के रूप में बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। जो बाट होते हैं ना तोलने के लिए, वो भी हमें बहुत सारे मिले हैं। और एक
मतलब वो मापना जानते थे। वहाँ मापने के डंडे भी मिले हैं, जैसे मतलब ऐसे डंडे जिन पर माप के निशान लगे होते थे, और एक डंडा तो कांसे का भी है जिस पर निशान बने हुए हैं माप के लिए। अब आती हैं प्रतिमाएं। जो हड़प्पा के शिल्पकार थे, वो जो कांसे की धातु होती है, मतलब वो जो धातुएं थी, उनसे बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। जैसे सबसे खूबसूरत मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की ये है जो स्क्रीन पे दिखा रखी है। ये एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। तो ये जो मूर्ति बनी हुई है नर्तकी की, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना है उस समय का जो मूर्तियों में है। कांसे की जो मूर्ति बनी है, अब इस मूर्ति को बहुत यूनिक तरीके से बनाते थे। वो पहले मोम से, मतलब मोम से आकृति देते थे किसी भी चीज़ की। जैसे अब ये नर्तकी बनानी थी तो पहले वो मोम से बनाते थे, उसके ऊपर फिर वो मिट्टी का लेप करते थे, और जब वो फिर उस मिट्टी को सुखा लेते थे। जब वो मिट्टी सूख जाती थी तो फिर उसके बाद उसको गर्म करते थे ताकि अंदर का मोम पिघल जाए, और मोम को पिघलाने के लिए वो नीचे छेद कर देते थे। वो पिघला हुआ मोम उसके वो नीचे से निकल जाता था, और निकलने के बाद अंदर जो शेप बचती थी, उस शेप में ही, उसी छेद से ये जो कांसा होता था उसको पिघला के उस शेप में डाल दिया जाता था। मतलब उस छेद से अंदर डाल दिया जाता था जहाँ से मोम निकाला था। और जब वो शेप मतलब सूख जाती थी, जब वो धातु अंदर सूख जाती थी, तो ऊपर की मिट्टी को हटा दिया जाता था। एक यूनिक तरीके से वो उस मूर्तियाँ बनाते थे। तो ये उसी मूर्ति का एग्जाम्पल है। इसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते थे, इस मेथड को जो भी मैंने अभी आपको बताया, बट वो इसी तरह बनाते थे मोम से। मतलब मोम से पहले आकार बनाया, उस पर मिट्टी का लेप किया, फिर मोम को पिघला के निकाल लिया, और वहाँ धातु, पिघली हुई धातु डाल दी, और वो शेप में आने के बाद उसके ऊपर की मिट्टी हटा दी जाती थी। ये तो हो गई कांसे की मूर्तियाँ। अब वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, टेराकोटा की भी भारी संख्या में मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा आग में पकी हुई एक मिट्टी होती है, उसे टेराकोटा बोला जाता है। और टेराकोटा के हमें बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं। खिलौनों में मैंने बताया कुत्ते, भेड़, गायें, बैल, बंदर, मतलब काफ़ी ऐसी खिलौने मिले हैं जो जानवरों के थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा एडवांस थी उस समय के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एडवांस देखा जाए। वो चाहे मूर्तियाँ बनाने में हो, या फिर नगर निर्माण योजना हो, या फिर उनकी जल निकास प्रणाली हो, कुछ भी हो। तो ये जो सभ्यता थी, ये गायब कैसे हो गई, लुप्त कैसे हो गई एकदम से 1750 के बाद के, मतलब हमें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते। ये बिल्कुल गायब हो गई 1750 के ईस्वी पूर्व के बाद। 1750 ईस्वी पूर्व के बाद कि हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि ये सभ्यता थी। और इसके बहुत सारे अलग अलग मत बताए जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि वर्षा की मात्रा में कमी आई, उसकी वजह से खेती और पशुपालन पर असर हो गया, और वहाँ मतलब सूखा पड़ गया। दूसरा बोलते हैं कि रेगिस्तान जो मतलब राजस्थान था ना, तो राजस्थान का जो मतलब लवणीय मिट्टी थी वो उस तरफ फैली, और उससे मिट्टी की लवणता बढ़ गई। मतलब मिट्टी में लवणता बढ़ गई और वहाँ की मिट्टी खराब हो गई, जो खेती के लिए उपजाऊ नहीं रही। दूसरा रीज़न माना जाता है कि ज़मीन ऊपर नीचे उठ गई थी, इसके बाद बाढ़ का पानी जमा हो गया होगा। तीसरा बोलते हैं कि भूकंप के कारण सिंधु नदी थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे मोहनजोदारो वीरान हो गया। चौथा, कुछ मत बोलते हैं कि मतलब मिडल एशिया से आर्य आए और उन्होंने इनको समाप्त कर दिया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर दिया। तो ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं बनता, बहुत ज़्यादा कम इसके हमें प्रूफ हैं। मतलब इसके तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि आर्य आए और उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो आर्य इंडिया में आए थे वो इस सभ्यता के ख़त्म होने के 250 साल बाद आए थे, 250 साल बाद, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो इस तरह अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो एकदम से लुप्त क्यों हो गई। इसके बहुत सारे अलग अलग मत बने हुए हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का बिल्कुल A to Z कंप्लीट
जो भी इम्पोर्टेंट था पेपर के लिए वो मैंने आपको सारा कवर करवा दिया। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाहर से कुछ भी पूछा जाएगा। एक जो अभी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। मैप में जो अलग अलग जगह हैं, इनकी खोज कब हुई ये ज़रूरी है। तो ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ये जो है ये हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। सेकंड है मोहनजोदारो, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी ने। थर्ड है हमारा चनहुदड़ो, ये भी सिंध प्रांत में ही है, पाकिस्तान में है जो अब। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है और इसकी खोज की थी 1930 में NG मजूमदार ने। चौथा है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे पर, और इसकी खुदाई 1961 के अराउंड स्टार्ट हुई थी, जो स्टार्ट की थी BB लाल और BK थापड़ ने। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर पड़ता है गुजरात में, अहमदाबाद जिले के गुजरात में। ये भादर नदी के किनारे है और इसकी सबसे पहले खुदाई शुरू की थी 1935 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ है पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे, और इसकी खोज की थी 1950 ईस्वी में BB लाल ने। अगला है लोथल। लोथल है गुजरात में, गुजरात की भोगवा नदी के किनारे पर, और इसकी खोज 1954 में हुई थी, जो किसने की थी? SR राव ने। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो मैंने बताया था पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदेश, पूर्व में था वो आलमगीरपुर तक, जो मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे पर, और इसकी खोज 1958 में हुई थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अगला है सुतकांगडोर, जो बलूचिस्तान में है, अब पाकिस्तान में है, जो ये दाश्क नदी के किनारे पर है, और इसका उत्खनन कार्य हुआ था 1927 से स्टार्ट। अगला है बनावली। बनावली हरियाणा में है, फतेहाबाद में, फतेहाबाद जिले में हरियाणा में है। बनावली था सरस्वती नदी के किनारे पर, और इसका उत्खनन जो मतलब खुदाई शुरू हुई थी 1974 से 77 के बीच में हुई थी, RS बिष्ट ने की थी। ये एक्चुअली हरियाणा के पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि बनावली की जो उत्खनन कार्य था किसने स्टार्ट किया था? RS बिष्ट ने। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है और इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नगर थे जो भी मतलब जिनकी खोज मतलब जो किस नदी के किनारे पर बसे हुए थे और इनकी खोज कब हुई और किसने की थी। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके अलावा पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बस इनको याद कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जितना मुझसे हो सकता था 99.99% मैंने कंप्लीट कवर करवा दिया है, और जो भी पेपर में पूछा जाएगा इससे बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर लाइक कर रहे हैं तो साथ के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि थोड़ी खुशी मुझे भी मिल सके। और अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।